हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो यूपी पीएससी जीडीसी की जो वैकेंसीज आई हैं, जिनकी टोटल पदों की जो संख्या है वो है आपकी 1253, यानी 1253 है टोटल पद। जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इसके साथ साथ आपके जो भी आर्ट के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे हिंदी, इंग्लिश हो गया। ये सभी सब विषय मिला करके टोटल जो वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को जो मिल रही हैं वो है आपके 1253 पद। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि भाई आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है, प्री मेंस और इंटरव्यू किस कितने मार्क्स का रहेगा, क्या इनका तरीका यहाँ पर रहने वाला है, इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, और लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप बहुत सारी फ्री बुक्स और उनके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, और इनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली उस पर भी हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरा पूरा यहाँ पर एक एम रहने वाला है इस वीडियो का। सबसे पहले हम लोग जाते हैं यूपी पीएससी की साइट पे। ठीक है भाई, आप सबसे पहले यूपी पीएससी की साइट पे जाएंगे, सबसे वाले पहले वाले पर जहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पीएससी प्रयागराज, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका ये वाला आएगा, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे। सबसे पहले आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी मिलता है, जब आप अप्लाई करते हो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपी एग्जामिनेशन, जो भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पर अप्लाई पर जाओगे तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में आपके पास जो भी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, ठीक है, अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो जब आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे ना, तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आपको ये वाली चीज यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको इंग्लिश में डाउनलोड करना है या फिर हिंदी में, तो हमने इंग्लिश वाले पर क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद में हमें ये मिल गया। ठीक है, ये पूरा 19 पेजों का आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये पूरा वैकेंसीज का जो चार्ट है कि कौन सी वैकेंसीज कितनी है, किस विषय में कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है भाई, चलिए जी, तो ये टोटल वैकेंसीज का ये चार्ट है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वुमेन के लिए क्या है और सभी विषयों में कितनी कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, यार देखो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है ना वो कॉमर्स में है 157, जिसमें यूआर की वैकेंसी 64, एससी की हैं 31, 5 है एसटी, 42 है आपकी ओबीसी, 15 है आपकी ईडब्ल्यूएस की, और डीएफएफ है आपका, ये है 3 वैकेंसीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, और वुमेन के लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसीज हैं, वो है आपकी 31। ठीक है ना, तो वुमेन के लिए अलग से हैं, दैट इज द 31। अगर मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, यानी कि फिजिक्स की, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो फिजिक्स का जो विषय वो आता है 16वें नंबर पे। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 60, यूआर की वैकेंसीज हैं यहाँ पर 28, आपकी एससी की है 12, एसटी की एक वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 6 हैं, डीएफएफ की है एक, और महिलाओं के लिए है इसमें 12 वैकेंसी। इस तरीके से, और आपको जैसे कि 2 वैकेंसी इसमें एक हैंडी एचएच के लिए मिल रहा है और एक ओए के लिए 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो आपकी यहाँ पर मिल रही है वो है आपकी 60। ठीक है, और बाकी आप विषयों की देख सकते हैं। मैं फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाई फिजिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, तो मैं यहाँ पर फिजिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ। बाकी आप विषय देख सकते हो, हिंदी की वैकेंसीज हैं, ज्योग्राफी में 46 वैकेंसीज हैं, 23 वैकेंसीज हैं इसमें, यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 9 वैकेंसीज है। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रॉपरली इसको देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके पेज नंबर 5 पर हम जाते हैं, जो हमारे काम की चीज है। पेज नंबर 5 पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि हमारा जो प्री का जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उस एग्जाम में जो प्री हमारा होगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा। तो प्री में भाई आपका लिखा है वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि आपका एमसीक्यूज वाला होगा पेपर। पेपर की संख्या होगी आपकी एक, टोटल 120 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे, और 120 क्वेश्चन जो होंगे, लेकिन ये 150 मार्क्स के होंगे, है ना। 120 जो है वो क्वेश्चन होंगे, लेकिन इनके मार्क्स होंगे आपके 150। और इस 120 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर बोला जा रहा है 90 और 30, यानी कि 90 प्लस 30 का यहाँ पर रहेगा, 30 रहेंगे आपके जीके और जीएस के, और जो 90 क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे सब्जेक्ट के। जैसे मान लो आप फिजिक्स से इसके फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो फिजिक्स में आपको 90 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलेंगे, और जीके जीएस के मिलेंगे मेरे भाई आपको 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है ना, तो इन सभी के लिए 2 आवर का आपको समय मिलेगा, और 1/3 की होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी रहती है 40%, यानी कि आपको 40% यहाँ पर मिनिमम लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो 40% आपका मिनिमम रहेगा, उसके ऊपर आपका जाएगा कट ऑफ। जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से ये मेंस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तकरीबन 10 से 15 गुना बच्चे जो है इसको बुलाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ उसमें नहीं जाता है।
अगर आप लगभग 60 के अप्रॉक्स भी अगर आप ले आते हो आउट ऑफ, मतलब 50% अगर आप कर लेते हो तो आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाता है। इसके बाद में मुख्य परीक्षा जो होती है, मुख्य परीक्षा में जो कुल समयावधि होती है वो होती है 3 घंटे। यानी अगर मैं यहाँ पर मेंस की बात करता हूँ तो मेंस जो आपका होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मेंस की बात करता हूँ तो मेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, है ना, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे 20 क्वेश्चन में से 10 और 10 में डिवाइड किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे 8 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे 12 नंबर के, यानी 120 और 80 दोनों को मिलाकर के यहाँ पर बना दिया जाएगा। 200 अंक का पूरा पेपर होगा। समयावधि जो आपको यहाँ दी जाएगी 3 घंटे का आपका पूरा यहाँ पर पेपर होगा। तो पेपर एक होगा, 10-10 के 2 जाएंगे, 80 प्लस 120 यानी कि 10 और मल्टीप्लाई 8 का एक रहेगा, 12 का एक रहेगा। 3 घंटे का आपका यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसकी कट ऑफ के बाद में, ठीक है, इसकी कट ऑफ जैसे बोला जा रहा है खंड ए, यानी जो पार्ट ए होगा इसमें 10 प्रश्न होंगे, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें शब्दों की सीमा 125 होगी, और जो 125 वर्ड्स में जो आपको क्वेश्चन लिखना है वो आपको 8 नंबर का मिलने वाला है, और 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा जो 12 नंबर का है। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 200 शब्द लिखने हैं, और 8 अंक वाले में आपको 125 अंक शब्द जो है यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ये आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में फिर आती है आपकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। फिर इसके बाद में आपका आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जो होगा वो 25 नंबर का होगा, यानी कि आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो 200 प्लस 25 में से आपकी मेरिट बनेगी। आपका जो प्री है वो सिर्फ एक क्वालिफाई होगा, उसके नंबर जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वहां पर आपके प्री के नंबर जो है वो मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, वो जस्ट एक क्वालिफाई के लिए होगा। अब यहां पर आपको दिया जा रहा है कि जो आपका 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो जीके जीएस वाला जो पार्ट है उसमें कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जनरल साइंस होगा, कल्चरल इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें आएगा, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड आएगा, और मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस इसमें आएगा। तो इन को लेकर के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 आपसे पूछे गए हैं, यानी कि एवरेजन 5 क्वेश्चन किसी एक से पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 ज्योग्राफी के, है ना, और 5 हो जाएंगे आपके किसके भाई, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के हो जाएंगे, 5 आपके मेंटल एबिलिटी और स्टैटिस्टिकल डेटा से हो जाएंगे। तो 5-5 के 6 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा, ठीक है भाई, यस। इसके बाद में आपको सभी विषयों का यहाँ पर जो है ये सिलेबस दिया गया है। मैं बात करता हूँ फिजिक्स के सिलेबस की, ठीक है। तो 11वें नंबर पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो यस, तो 11वें नंबर पेज पे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा फिजिक्स का सिलेबस है, आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट फिजिक्स की मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बात। यूनिट 1 मैथमेटिकल फिजिक्स, इसका जो सिलेबस है ना वो CSIR नेट से आपका मैच करता है, ठीक है ना। तो जिन्होंने CSIR नेट की करी है तैयारी, वहां पर आपने एक तरीके से MCQs किए होंगे ना। CSIR नेट में आपके पास में MCQs ऑप्शन थे, वहां पर क्या होता है यार, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया। वहां पर क्या है, पार्ट सी आपका 5 नंबर का, अगर मान लो आपने तुक्के भी मार दिए 20 में से और बाई चांस आपके 6-7 ठीक हो गए तो आपके क्वालिफाई हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर भाई साहब तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। वहां पर एक लक बाई चांस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना मेहनत के तुक्के भी ठीक नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है तुक्के लगाने में भी, लेकिन यहां पर आपके पास में वो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीजों को बकायदा लिखना पड़ेगा, आपको डीप नॉलेज होगी, है ना, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको इस चीज में नहीं आना है कि यार मैंने नेट कर लिया या मैंने JRF कर लिया तो मैं इसको 100% क्वालिफाई कर दूंगा। नहीं भाई, मेहनत सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग इसमें बैठेंगे वो सभी के सभी नेट JRF क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो इसमें बैठने वाले स्टूडेंट ही अपने आप में नेट क्वालिफाइड है, तो आप समझ सकते हो ना कि सभी की एलिजिबिलिटी जो है, अगर सभी की एलिजिबिलिटी नेट और JRF है, इसका मतलब यह है कि सभी में जो नॉलेज है वो उस लेवल की है। लेकिन अब यहां से आपका एक नया चैप्टर शुरू होता है कि आप फिजिक्स को कितने अच्छे से लिख पा रहे हो, कि आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप मास्टर्स की जो फिजिक्स है उसको प्रॉपर तरीके से आप लिख पाएं, और आयोग में बैठने वाले जो प्रोफेसर हैं जो आपकी कॉपी चेक करेंगे आप उनको सेटिस्फाई कर पाएं। क्योंकि यहां पर फालतू का लिखने से नंबर उसके तो कटते ही हैं, लेकिन बाकी के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन पर भी आपका इंप्रेशन जो है वो निगेटिव जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का वही पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। मैथमेटिकल फिजिक्स का आपका पूरा वही सिलेबस रहेगा, जो कि आपका क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका वही है जो आपका नेट का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका EMT आ गया, ठीक है ना। तो देखो मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूंगा, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जितनी भी फिजिक्स देख रहे हो ना, तो आप मैथमेटिकल आप फिजिक्स यहाँ पर देख रहे हो, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप सबसे ज्यादा फॉलो कर सकते हैं H के दास वाली जो बुक है ना,
एच के दास या इरविन को आप फॉलो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। एच के दास या इरविन को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लेकिन कोई एक बुक आप फॉलो करिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्रिफिथ वाली जो बुक है, ठीक है, ग्रिफिथ वाली जो बुक है वो सबसे अच्छी है, या फिर जेटली भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब कोई एक कर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको एमसीक्यूज और ट्रिक्स नहीं सीखनी है, आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। तो आपको थ्योरी ग्रिफिथ वाली बुक की समझ में आ रही है या फिर जेटली, तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या हो सकता है आपको जयप्रकाश की बुक जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है ना, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए तो सबसे अच्छी ग्रिफिथ की ही बुक है। तो इसमें तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो ग्रिफिथ की बुक को ही आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आपके पास में आता है यूनिट 5, यूनिट 5 में, ठीक है भाई, यूनिट 5 में आता है आपका स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप बेसिकली आरएफ को सबसे ज्यादा, या पाथरिया जो बुक है उसको आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो वही आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन एक मेहता सर की बुक आती है, आप उस बुक को जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और भी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसी बुक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एटमॉल के लिए जैसे मेनली हम सब लोग भी जानते हैं कि राजकुमार की बुक को हम लोगों ने नेट की तैयारी के टाइम पर भी पढ़ा था, तो वही एक ऐसी बुक है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। इसके बाद में आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, तो इसमें घोषाल सर की जो बुक है, एशियन पब्लिकेशन, तो घोषाल की जो बुक है आप उसको यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरी बब्बर आपका उसके लिए हो जाएगा, सॉलिड स्टेट के लिए हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट के लिए आप लोग किटल पढ़ लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो किटल पढ़ने का या पूरी बब्बर में क्या है ना, बहुत अच्छी जो है, देखो वो कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत ठीक है, लेकिन आपको जब डेरिवेशन की बात आती है तो क्या उसमें ये पूरा सिलेबस दे रखा है कि नहीं, तो वो एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बुक जो है वो आपको पढ़नी है। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से सिलेबस है, ठीक है ना, ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब मैं आपको एक यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा। जैसे मान लो आपके पास में CSIR के नोट्स हैं, CSIR की आपने जहां से भी कोचिंग करी थी आपके पास उसके नोट्स हैं, तो ये नोट्स आपके प्री में तो आपकी हेल्प करेंगे, प्री के लिए तो आपके लिए हेल्प करेंगे, यानी कि एक तरीके से रामबाण का काम करेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री तो आप CSIR के नोट से निकाल लोगे, लेकिन यार क्या मेंस लिखने के लिए वो नोट्स काफी हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ ट्रिक कि यार इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ये यूज करना है, 2 लाइन में आपने सवाल कर लिया, 4 लाइन में कर लिया, लेकिन मैटर ये करता है यार कि आपको सब्जेक्टिव पेपर को प्रॉपर तरीके से समझना है, आपके पास में कितनी अच्छी बुक्स हैं वो मैटर करता है, आप डेरिवेशन को कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो वो मैटर करता है, समझ रहे हो ना। तो जो नोट्स होंगे ना वो आपके प्री के लिए तो हेल्प करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको अच्छी बुक्स को ही पढ़ना है, ये बात आप समझ लीजिए। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी आपकी यही है कि CSIR के जो नोट्स हैं, है ना, जो भी आपके नेट के नोट्स हैं, ठीक है ना, जो भी आपके नेट के नोट्स हैं वो आपके प्री के लिए तो हेल्प करेंगे, वो आपके प्री को तो क्वालिफाई करवाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर बुक्स यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, हर एक सब्जेक्ट की कोई एक बुक को आप निर्धारित कर लीजिए। ऐसा नहीं कि यार मान लो मेरे पास JC उपाध्याय भी है और मेरे पास में गोल्ड स्टीन भी है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स को मैं 2-3 सब्जेक्ट में यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। तो आप कोई भी एक, अगर आपको लगता है कि आप JC उपाध्याय को अच्छा समझ पा रहे हो या फिर आप उनकी डेरिवेशन को समझ पा रहे हो, तो आप उसी बुक को फॉलो करिए, तो वही बुक आपको फॉलो करनी है, क्योंकि यही आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है। क्योंकि आपका जो प्री रहता है और प्री के बाद में जो आपका मेंस रहता है, तो उसके बीच में सिर्फ 2 मंथ का, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का आपको यहाँ पर गैप मिलता है, और उस 2 मंथ के गैप में क्या आप प्रॉपर सब्जेक्टिव की तैयारी कर पाएंगे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यही देखना है कि जो आपका प्री की तैयारी अगर आप अभी से कर रहे हो, जैसे आपने नेट के नोट्स से पढ़ना शुरू कर दिया, तो नेट के नोट्स के साथ में अभी से आपको डेरिवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो और फिर आपका मेंस अगर आपका नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं भाई, उसका कोई मैटर ही नहीं करता। तो मैटर ये करता है कि आप नेट के नोट्स के साथ में प्री तो निकाल लोगे, लेकिन अभी से आपको डेरिवेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तब तो आप एंड तक जा पाओगे, अदरवाइज आप बीच में ही रुक जाओगे, ठीक है ना। और कोई अगर आपसे ये कहता है कि भाई पहले मैं प्री क्वालिफाई करना चाहता हूं, उसके बाद में अगर मैं तैयारी करूंगा सब्जेक्टिव को लेकर के, तो प्री और मेंस के बीच में जो समय जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का समय होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी लेस, है ना, दिस इज वेरी वेरी लेस। इस केस में इस 2 मंथ में आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आप 2 यूनिट्स को, आप सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स यानी क्लासिकल या मैथमेटिकल को ही बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप लिखने के पर्पज से करोगे, और आपके पास में होती है 10 यूनिट,
और 10 यूनिट में से जो आपकी यूनिट है, तो आप समझ रहे हो ना कि अगर आप अगर आप 1 महीने में 1 यूनिट करते हो और अभी से तैयारी करते हो, तो आपको कम से कम ये 10 यूनिट के लिए 10 महीने, मान लो एटामॉल थोड़ा छोटा है या सॉलिड स्टेट छोटा है, तो आपको कम से कम 6 से 7 मंथ यहाँ पर चाहिए होते हैं। और 6 से 7 मंथ में अगर आप प्रॉपर डिटेल में तैयारी करोगे डेरिवेशन के साथ में, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो समय है बहुत कम, क्योंकि आपकी एग्जाम की जो डेट रहेगी ना, क्योंकि आपकी जो एग्जाम की जो डेट रहेगी ना अप्रोक्सीमेटली, वो फरवरी में आपकी एग्जाम की डेट यहाँ पर हो सकती है। फरवरी में एग्जाम की डेट रहने का एक कारण ये भी है कि इससे पहले भी जो जीआईसी चल रहा है उसकी एग्जाम डेट आपकी दिसंबर में है, तो हो सकता है ये एग्जाम आपका जनवरी में ही हो जाए। तो जनवरी फरवरी में रहेगी आपकी डेट। और कोई कुछ कहेगा कि ये हट रहा है या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। अगर आपको कोई भी बुक का लिंक चाहिए या कोई भी बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से किसी के पास में किसी भी बुक का नहीं है कोई भी नोट्स, तो आप मुझे द फिजिक्स विद कौशल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो मैं वहां पर सारी बुक्स की पीडीएफ वहां पर अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स भी मैं वहां पर आप शेयर कर दूंगा, वहां से आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप 7465968017 पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी बुक्स पीडीएफ या नोट चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी सजेशन या कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसी चैनल पर आपके लिए अभी मैं जीआईसी की क्लासेस ले रहा हूं, जहां से आप बेसिक्स के लिए प्री के लिए आप उनको जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सब्जेक्टिव की क्लास लेकर के भी आऊंगा, क्योंकि जीआईसी में भी मेंस होता है और वहां मेंस ग्रेजुएशन लेवल का जाता है और आपका मेंस जो है वो मास्टर्स लेवल का जाएगा। तो आपका 50% सिलेबस जो है वो जीआईसी से मैच करेगा मेंस वाला। तो आप यहां इस चैनल से आपको पूरी तरह हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।